सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मुल्तान में आज कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गई। हुकूमती रिट और कानून की अमलदारी का जनाजा निकाल दिया गया। पीडीएम का मुल्तान जलसा रोकने के लिए हुकूमत ने ऑपोजिशन को कई वार्निंग्स दी। साबिक वजीर आजम के बेटों और कारकुनों की पकड़ धकड़ भी हुई। 16 एमपीओ के तहत मुकदमे भी बनाए गए और ऐसा लगा कि कानून की बालादस्ती पर जो ऐलान वजीर आजम ने किया था उस पर अमल शुरू हो गया है। वजीर आजम ने कहा था कि मुल्क में गरीब के लिए अलग कानून और अमीर के लिए अलग कानून है, लेकिन अब बस बहुत हो गया और अब मुल्क में एक ही कानून होगा। क्या वजीर आजम कहा करते थे, ये आप सुनिए। मदीना की रियासत का जो बेसिस था वो कानून की बालादस्ती थी, यानी कोई इंसान कानून के ऊपर नहीं था। ये एक पाकिस्तान में फैसला कौन वक्त है। ये जो सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। ये कह रहे हैं असल में कि हम कानून से ऊपर हैं। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। जिस मुल्क के और ख़ास तौर पे हुक्मरान अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना फैलने के बाद जलसों पर भी पाबंदी लगाई थी और कहा था कि वो किसी सूरत पीडीएम के जलसे नहीं होने देंगे। इस बारे में जो उन्होंने कहा था जरा वो भी सुनिए। कोई भी हमें ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिधर लोग जमा होते हैं, लोगों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। ये कोई फ़ायदा नहीं होना है जलसे जुलूस से। कोई किसी को एनआरओ नहीं मिलने लगा, जितने मर्जी आप जलसे जुलूस कर लें, लेकिन लोगों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देंगे। मगर आज अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून भी सबने देख लिया। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अब्दुल कादिर गिलानी पर बनने वाला मुकदमा खारिज करके उनको रिहा कर दिया गया। वजीर आजम हमेशा ये कहा करते थे कि हालात कैसे ही हो, घबराना नहीं है, लेकिन आज पंजाब हुकूमत मुकम्मल घबराई हुई नजर आई और अपोजिशन के रास्ते में कोई रखना ना डालने की बात ने वजीर आजम के जलसे की इजाजत ना देने वाली बात की मुकम्मल नफी कर दी। मुशीर इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने इस बारे में क्या कहा, जरा ये सुनिए। हुकूमत पंजाब ने वजीर आला पंजाब की वाज़िया हदायत की बिना पे ये फैसला किया कि हम अपनी प्यारी अपोजिशन को किसी जगह भी रखना नहीं डालेंगे, रुकावटें नहीं डालेंगे। तो फिरदौस आशिक अवान ने बड़ा वाज़े कहा कि हम अपोजिशन के रास्ते में कोई रखना नहीं डालेंगे। जलसे के मेज़बान साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कोरोना के हवाले से हमारे प्रोग्राम में 4 रोज़ पहले ये कहा था कि एसओपीज़ पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने 1 लाख मास्क भी तैयार करवा लिए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने क्या कहा था, ज़रा ये भी आप सुनिए। हमें एसओपीज़ का भी पता है और एसओपीज़ पे अमल दरामद भी कराएंगे। 1 लाख हमने मास्क भी बना लिए हैं और उसके कोरोना की प्रिवेंशन के लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो गिलानी साहब ने दावे किए थे कि 1 लाख मास्क यहाँ पर तैयार हैं, एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी, लेकिन हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग, जब मरियम नवाज़ वहाँ पहुँची, मौलाना फजल रहमान वहाँ पहुँचे, हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग का तो तस्वुर ही नहीं था। ये वो सूरत हाल तमाम दिन मुल्तान की सड़कों पर, मुल्तान के शहर में आज रही और हुकूमत जो कल तक बड़ी जारहाना अंदाज से कार्रवाइयाँ कर रही थी, जलसे को रोकने की पूरी तैयारी हुकूमत ने की हुई थी, आज हुकूमत मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर नजर आई और वज़ीर आज़म ने जो कहा था कि वो ये जलसे अब उसकी इजाज़त नहीं देंगे, वज़ीर आज़म की इजाज़त के खिलाफ जाकर ये जलसे हुए और हुकूमती रेट हमें कहीं नजर नहीं आया। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं ज़रताज गुल साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मौसमियाती तब्दीली, हमारे साथ मौजूद हैं। तो ज़रताज साहिबा, वज़ीर आज़म ने तो बड़ा वाज़े कह दिया था कि ये जलसों की इजाज़त नहीं है, अब इतने बड़े अवामी इज्तिमात नहीं हो सकते, फिर आज पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर चली गई। वज़ीर आज़म ने जो कहा उसको पूरा नहीं किया। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने आकर कहा कि कोई रखना नहीं डाला जाएगा, मुकम्मल इजाज़त दे दी हुकूमत ने इनको जमा होने की, इज्तिमा करने की। थैंक यू अरबाब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं समझती हूँ कि सबसे पहली बात ये कि हमें इस सिचुएशन का इदराक होना चाहिए कि जो सेकंड स्पाइक है पेंडेमिक की वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और मुल्तान में 17% सबसे हाईएस्ट इस वक्त पंजाब में और 70% से ज़्यादा उनके तमाम हॉस्पिटल्स बढ़ चुके हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद कभी भी अकेले डिसीजन नहीं करते, NCC और NCOC फैसले करती है जिसमें तमाम चीफ मिनिस्टर, तमाम मिनिस्टर
और तमाम जितने भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की और तमाम एजेंसियाँ जो है वहाँ बैठती हैं और वो एक कंसेंसस मिल के तमाम SOPs तय करती हैं और वो तमाम स्टेटिस्टिक्स देखती है जिसके अंदर फ़ैसले किए जाते हैं। और उस फैसले के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब NCOC ने फ़ैसला किया कि सेकंड स्पाइक जो है वो तेज़ी से फैल रही है, बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, हम मुल्क को बंद नहीं कर सकते, इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं रोक सकते, लेकिन इससे बेहतर ये है कि हम अपने पब्लिक गैदरिंग को मनसूख कर दें। तो प्राइम मिनिस्टर लेड बाय द एग्जांपल और उन्होंने रशाकई का जो है अपना जलसा बिल्कुल मनसूख कर दिया और उन्हें ऑप्शन से भी अपील की। जहाँ तक आपने ये बात की है कि जी पंजाब हुकूमत नहीं रोक सकी, देखिए सीधी सी बात ये कि एक तो ये कि पंजाब के अंदर भी इन्फेक्शस डिजीज़ का और इसका 1958 का कैलामिटी एंड रिलीफ जो वो है एक्ट है वो इस वक्त नाफिज है। जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने NCOC के कहने के ऊपर तमाम प्रोमिसेस अमल करती हैं और ये कोई ज़बरदस्ती पकड़ दकड़ या वो नहीं होती बल्कि रज़ाकाराना होती है। बट अनफॉर्चुनेटली आज PDM जो है वो उन्होंने ज़बरदस्ती एक रैली निकाली, SOPs की धज्जियाँ उड़ाई गई, उन्होंने अपने NRO की खातिर और अपने ज़ाती मफाद की खातिर मुल्तान के लोगों की ज़िंदगी को जो है वो ख़तरे में डाला। मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा बदतरीन अपोजिशन नहीं हो सकती क्योंकि सियासत के लिए बहुत टाइम कायम है, बहुत टाइम पड़ा हुआ है और अपोजिशन की जा सकती है, लेकिन ज़िंदगी सलामत रहनी चाहिए। लेकिन चूँकि ख़ुद के तो उनके जो पर्सनल वो होते हैं, गैदरिंग होती हैं फैमिली के, तो वहाँ पे डबल चेक होते हैं, वहाँ पे इनको 2-2 दफ़ा के जो हैं इनके गेस्ट को अपने टेस्ट लेके आने पड़ते हैं। लेकिन अवाम के लिए कोई SOPs नहीं था, कोई मास्क नहीं पहने हुए थे और ख़तरनाक बात ये थी कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि हर कीमत पे जो है वो आज मुल्तान का जलसा होगा। तो देखें अरबाब, मैं तो सीधी सी बात है, हर कीमत का मतलब है कि आवाम की जान की कीमत, तो आवाम की जान की कीमत पे उन्होंने खेल के किया। पंजाब हुकूमत तसादुम से बची, कोई रुकावटें नहीं खड़ी की गई। स्टेडियम में अगर ये लोग जलसा करते तो SOPs को फॉलो कर सकते थे, लेकिन इनको पता था कि ये बुरी तरीके से नाकाम हो गया क्योंकि पेशावर जलसा इनका बुरी तरीके से नाकाम गया, आज का जलसा भी इंतहाई नाकाम गया। तमाम पार्टियां मिला के भी क्राउड इकट्ठा नहीं कर सकी हैं। अलबत्ता आवाम की जान से ज़रूर उन्होंने खेला है और उन्होंने तमाम SOPs जो उन्होंने कहा था वो तो उन्होंने कर दिखाया, कानून की धज्जियां उड़ी, SOPs की धज्जियां उड़ी, लेकिन हुकूमती कानून की अमलदारी तो कहीं नजर नहीं आई। हुकूमत का काम होता है कि आवाम की जानों को महफूज करना, लेकिन कानून की अमलदारी के साथ यहाँ ऐसा लगा कि हुकूमत यरगमाल बन गई अपोजिशन के हाथों, खामोश तमाशाई हुकूमत सारा दिन बनी रही और अपोजिशन का जो दिल चाहता रहा मुल्तान की सड़कों पर वो होता रहा। एक जगह जलसा नहीं हुआ, कई इज्तिमा, मुख्तलिफ सड़कों पर हमें हज़ारों लोग नजर आए। तो ये जिम्मेदारी तो फिर हुकूमत की है। अगर आगे कोरोना फैलता है, ये वबा और जाके खतरनाक होती है पंजाब में, तो उसके बाद डील तो आपने ही करना है इससे। जी बिल्कुल, डील तो हमने ही करना है। पहली हुकूमत जो है, पहली जब वेव आई थी उसके अंदर 208 अरब का जो एहसास पैकेज था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिया था। स्मार्ट लॉकडाउन को दुनिया ने फॉलो किया, WHO ने भी हमारी तारीफ़ की, लेकिन इस दफ़ा आई एम सॉरी अरबाब, जब ज़्यादा खुदा न ख्वास्ता मज़ीद स्पाइक आएगी तो उसकी ज़िम्मेवार जो है वह अपोजिशन होगी, गवर्नमेंट नहीं होगी। अलबत्ता गवर्नमेंट हर वक्त रिलीफ के लिए तैयार है। अपोजिशन तो देखें, सियासी लोगों से जेलें नहीं भरी जा सकती हैं। अगर एक तरफ एक्स प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए हों, यूसुफ रज़ा गिलानी, वैसे मैं तो उनकी तकरीर देख रही थी, मैं तो सोच रही थी कि वो खड़े होकर पूछेंगे नवाज शरीफ से कि काला कोट पहन के मुझे उतरवाने के लिए तो आप ही गए थे, बलूचिस्तान की हुकूमत को गिराने के लिए जरदारी साहब ने अपना क्रेडिट लिया था, तो उर्दू ज़बान के ख़िलाफ़ भी इन्होंने इकट्ठे बात की थी। तो मैं तो समझी अचकज़ई उसका जवाब देंगे, बजाय इसके कि ये लोग जो हैं उन चीज़ों के जवाब देते, एक दूसरे से सवाल करते और पूछते जरदारी साहब जो है नवाज शरीफ से कि आपने तो हमें लड़काना की सड़कों पे घसीटना था, लेकिन आज हम यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल दे रहे हैं और इकट्ठे मिलकर कोरोना वायरस जो है वो मुल्तान की आवाम को तोहफे में दे रहे हैं, उनकी जानों से खेल रहे हैं। तो जवाबात तो खैर कोई नहीं आया। अलबत्ता मैं यही कह सकती हूँ कि हुकूमत पंजाब ने, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने बड़ी बुर्दबारी का सबूत दिया, क्योंकि कमर ज़मान कायरा के अल्फाज मुझे याद हैं, उन्हें कहा कि अगर इंतज़ामिया हमें रोकेगी तो फिर फसाद होगा, हम उनको अपने वर्कर्स को रोकेंगे नहीं। अब योम तासीस था, फाउंडेशन डे था पीपल्स पार्टी का, उसमें वर्कर्स को रोका तो नहीं जा सकता था, वर्कर को तो डंडे नहीं मारे जा सकते। अलबत्ता अकाउंटेबल इनके बड़ों को ज़रूर करना चाहिए, लेकिन आपने अपने उसमें कहा कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को फिर
थोड़ी देर के लिए पकड़ा और फिर छोड़ दिया गया, लेकिन वो तो कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया है, उसमें तो जारी बात है हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी अगर अपने पर्चे के खिलाफ अदालत में जाएगा, अदालत जो रिलीफ देगी उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकती। इन बड़ों को आप अकाउंटेबल कैसे करेंगे? मैं जरा ये आपसे पूछता हूँ। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। इफ्तिखार साहब, अब आज मुल्तान के जो मनाजिर इस वक्त पूरी दुनिया ने देखे हैं, अब पंजाब में या पाकिस्तान में कोरोना फैलता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी या फिर कुछ जिम्मेदार अपोजिशन को भी समझते हैं आप आज के बाद? इसकी जिम्मेदारी कोरोना पे खुद होगी। कोरोना ना तो इस जलसे से फैलेगा और ना ही जलसे से रुकेगा। जितने लोग इस जलसे में आए होंगे उस वक्त उतने लोग कराची शहर की सड़कों पे, बाजारों में, गलियों में और शॉपिंग सेंटर में फिर रहे होंगे, उतने ही लाहौर में फिर रहे होंगे। तो ये कोरोना वाली खेल की तो फजूल बात लग रही है। 3 दिन तक आपने एक शहर को तमाशा बनाए रखा, लोगों को गिरफ्तार किया, लोगों को डंडे मारे, हथकड़ियां बनाई, पूरी रेजिस्टेंस दी, नाकाम बनाने की मुकम्मल कोशिश की। कोविड इतना नाकाम होता है या कोविड पर डिबेट इतना होती है जिस तरह किया गया। एक पार्टी का 53वां साल गिरा है, आप उसको वो भी नहीं मनाने देने की इजाजत देना चाहते। और ये जो मोहतरमा बातें कर रही थी, इसकी क्या रेलिवेंस है आज की पॉलिटिक्स में? क्या अगर इमरान खान के तमाम बयानात और उनकी तमाम तकरीर हर इशू पर अगर चला दी जाए तो काफी नहीं होगी? प्लीज खुदा के लिए इस मुल्क को क्राइसिस में मत लेके जाए। लेकिन इफ्तिखार साहब, कराची और लाहौर की सड़कों, शॉपिंग मॉल्स का जो आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ लोग कंधे से कंधा मिलाकर सर से सर जोड़े नहीं खड़े होते। अगर आप जिस वक्त मरियम नवाज आई हैं, मौलाना फजल रहमान आए, उस वक्त के मनाजिर आप देखें तो लोगों के दरमियान 1 इंच का भी फासला नहीं है। अगर तो हमने गैर जानबदाराना गुफ्तगू करनी है तो मैं हाजिर हूँ जी। अगर हमने जानबदारी से काम लेना है तो मैं आई से गुड बाय टू यू। नहीं सर, आप देखें शॉपिंग सेंटर में लोग होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए तो नहीं होते। ये जलसे के मनाजिर जो आज हम अभी इस वक्त दिखा रहे हैं, सारा दिन जो दिखाते रहे, उसमें और शॉपिंग सेंटर्स और सड़कों पर आपको फर्क नहीं लगता? जी इफ्तिखार साहब, आवाज आ रही है आपको? चलें शायद इफ्तिखार साहब। मैं इस पे डिबेट नहीं करना चाहता बेटे। आई एम सॉरी, आई डोंट नो। मैं इस पे पार्टी नहीं बनना चाहता, फरीक नहीं बनना चाहता। नहीं सर, पार्टी नहीं। आप सिर्फ इतना मैं जानना चाह रहा हूं कि एक जलसे के मंजर में और सड़कों और शॉपिंग सेंटर के मंजर में फर्क होता है या नहीं होता? नहीं होता। हमारे लाहौर में आजमगढ़ मार्केट, शालमी, अनारकली, मरियम नवाज के गाड़ी की छत पर चढ़ने के मनाजिर हम दिखा रहे हैं। अगर ये शॉपिंग सेंटर में जाएंगी तो आराम से एक कदम बढ़ाते हुए चलेंगी, दूर दूर तक इनके लोग नहीं होंगे। पर की बात यह है, आपसे मैं इस मामले में दोस्त डिबेट नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ कोविड का कोई ताल्लुक नहीं है इस जलसे से। यानी जमात इस्लामी के जलसे में कोविड नहीं जाता, शक्कर में कोविड नहीं जाता, और इनके जलसे में कोविड जाता है। 3 दिन से ही कोविड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कमाल है यार। चलें, आप जो इसका सियासी एस्पेक्ट है जरा उसकी तरफ मैं आता हूँ इफ्तिखार साहब आपकी तरफ। लेकिन अब ज़रताज साहिबा, ये जो जलसे जमात इस्लामी ने किए, जो सियासी एक्टिविटीज़ खुद असद उमर साहब ने, वज़ीर आज़म ने की, फिरदौस आशिक अवान ने की, उसकी वजह से फिर ये सवाल वापस आपकी तरफ आता है कि आप लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ पर नहीं पाबंदी उस तरह से लगाई और फिर अपोजिशन को, PDM को आप लोग महदूद करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो बात ये कि मुल्तान में 3 दिन से तमाशा PDM ने लगा के रखा हुआ है। अपनी जो फाउंडेशन डे था पीपल्स पार्टी का, जो भुट्टोइज़म का नारा था, जो मैं आपको पहले भी बता रही थी कि लड़कानों की सड़कों पे किसी ने उनको घसीटना था और किसी ने उनके पेट फाड़ के पैसे निकालने थे, उन्हीं को सबको इन्होंने प्रोटोकॉल दिया और मुल्तान के लोगों को जो है वो पेंडेमिक तोहफे में दिया। तो उसकी सोल जिम्मेवार जो है वो है PDM है। जहाँ तक पकड़ दकड़ की बात है, मरियम नवाज़ लाहौर से चलती हैं, उनको कोई रुकावट नहीं आती और वो सीधे मुल्तान पहुंच जाती है। अचकज़ई साहब बलोचिस्तान से आ जाते हैं, उनको कोई नहीं रोकता है। इसी तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब आ जाते हैं, उनको कोई नहीं रोकता। यूसुफ रज़ा गिलानी खड़े होते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। शक्कर से पैसे देकर मिन्ते देके मिन्ते तरले करके पैसे करके शक्कर से जो है वो लोग मोटर, ये तमाम लोग काफिलों की सूरत में आए और ये हुकूमती SOPs की धज्जियां उड़ाते हुए आए। ये हुकूमत की कानून की अमलदारी की नाकामी है। जी सुन लेना। तो वर्कर्स को जो है वो पैसे देकर शक्कर से लेकर आएंगे, जबकि अपने उस पर ये लोग लॉकडाउन करना चाहते हैं, मसाजिद को भी सिंध के अंदर बंद करना चाहते हैं। वहाँ पे जो है वो मुल्तान उनकर लेकर आया गया, तो किसी की पकड़ दकड़ नहीं हुई। अगर कोई पकड़ दकड़ कोई हुई, वो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ का और 1958 का कलामिटी एक्ट इस वक्त नाफिज हुआ है। इंतज़ामिया को किसी ने भी परसुवेड नहीं किया, ना उनको प्रेशराइज़ किया है।
बल्कि खुलम खुला जो है बाद में इजाज़त दे दी गई ताकि कोई इस तरह का ब्लेम जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर ना डाला जा सके। हो सकता है कि भट्टे के 1-2 मालकान को वायलेशन करने के ऊपर या खेत जलाने के ऊपर, क्रॉप बर्निंग में स्मोक के ऊपर किसी 1-2 को पकड़ लिया हो तो पीपल्स पार्टी या PMLN समझ गई हो कि शायद हमारे कोई वर्कर हो। कौन से वर्कर है? वर्कर से किराए पर लाए गए थे, इधर उधर से लोग आए गए थे, इकट्ठे मिलकर इतनी सारी पार्टियां भी स्टेडियम में जाकर जलसा करने से गुरेजा थी, हालांकि कोई रुकावट नहीं दी गई थी। इसका मतलब है कि वो लोग इकट्ठे कर ही नहीं सकते थे। जहां तक उनको उन्होंने वर्कर समझ लिया, 46 से ज़्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साउथ पंजाब से जीती हैं, तो ये 2018 के अंदर ऑलरेडी रिजेक्टेड है। ज़बरदस्ती उन्होंने योम तासीस मनाने से, फाउंडेशन डे से किसी ने भी नहीं रोका है। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि सिंध में 12 साल से इनकी मुस्तकिल हुकूमत है, वहाँ पे मनाते, यहाँ पे मना लिया, किसी ने भी नहीं रोका है। इसकी सोल जिम्मेवार पेंडेमिक फैलेगा, जो भी होगा उसकी जिम्मेवार जो है वो ये खुद इस वक्त तमाम जो है वो अपोजिशन है वो इकट्ठी खड़ी है। NRO मांगना चाहते हैं, पाँव पकड़ना चाहते हैं, ज़बरदस्ती मुल्क और लोगों को जो है वह यरगमाल बना के अपने ज़ाती मफाद की खातिर वहाँ पे खड़े होकर अपनी एक जंग लड़ रही है। अवाम की कोई जंग नहीं है। कोई मुझे एक बात बताएं जो आज इनके जलसों में कोई अवाम की बेहतरी के लिए किए गई हो। वहाँ तो प्रॉपर एक मुकाबला लग रहा था, बल्कि मुझे तो यहाँ तक फील हुआ कि मरियम नवाज़ काफ़ी मुझे तो डरी हुई है, फ्रस्ट्रेटेड और काफ़ी ओवरशैडोड नजर आई मुझे आसफा भुट्टो जरदारी के मुकाबले में। महंगाई को कम करने के मुतालबात करते हैं। अपनी हर तकरीर में जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उनको नौकरियां देने का वादा वो याद दिलाते हैं जो वजीर आजम ने किया था। अभी किस तरह के वादे वजीर आजम स्टील मिल को लेकर करते थे, यहाँ हजारों मुलाजमीन को बेरोजगार कर दिया, तो वो बातें तो मुस्तकिल इन जलसों में खिताबात में होती हैं। देखें अरबाब, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सियासी बेरोज़गारों की बात हो रही, सियासी बेरोज़गार नाकाम इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड इकट्ठे खड़े हैं, NRO मांगना चाहते हैं, एंटी पाकिस्तान बयानिया करना चाहते हैं, इदारों के ऊपर हमला करना चाहते हैं, इदारों को मिलाइन करना चाहते हैं, उर्दू ज़बान को बुरा कहते हैं, बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बाढ़ को बुरा कहते हैं। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर जो है वो चढ़ के छलांगे लगाने को बाइस फ़ख्र समझते हैं। कौन से आप उसकी महंगाई की बात करें, 31,000 अरब का 31 ट्रिलियन का कर्जा तो ये लोग चढ़ा के चले गए। जो मेट्रो बसेज और ऑरेंज ट्रेन ये लोग यहाँ पे तोहफे में देकर गए, 245 या 275 बिलियन की टोटल मेट्रो बसेज हैं, वो भी किराए की हैं और 1100 अरब की सालाना सब्सिडी है। तो महंगाई तो ये लोग करके गए। हुकूमत ने जो 2.5 साल में करना था, जो वादे वजीर आजम ने किए थे, वो 2.5 साल में वो वादे भी तो नहीं पूरे हुए। 1.5 साल से महंगाई का ग्राफ मुस्तकिल ऊपर जा रहा है, बेरोजगारी का ग्राफ मुस्तकिल ऊपर जा रहा है। कैसे पूरे नहीं हुए? नहीं अरबाब, कैसे पूरे नहीं हुए? फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये पूरा बंद करके लपेट के करके चले गए थे। जो पावर लूम्स थी वो कबाड़िया किलो के हिसाब से बिकती थी और 600 अरब के करीब जो है वो रिबेट देना था पिछले गवर्नमेंट ने, जो कि नहीं दिया गया था। बांग्लादेश सारी टेक्सटाइल जो है वो चली गई थी। आपका इंपोर्ट बिल इंतहाई ज़्यादा था, 60 अरब डॉलर के करीब था, और आपका जो एक्सपोर्ट था वो ज़ीरो के ऊपर चला गया था। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो इतना ज़बरदस्त पैकेज दिया इंडस्ट्री को, वहाँ पे आप पावर लूम 30,000 मजीद नहीं बन गई हैं इस वक्त जो हैं उसके अंदर फैसलाबाद के अंदर, और पिछली भी 50,000 चल रही हैं इस वक्त। स्किल्ड वर्कर का वहाँ पे डिमांड इतनी ज़्यादा है। महंगाई को अगर आप देख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अब नीचे बेहतरी आ रही है, इंशाल्लाह मजीद आवाम तक भी रिलीफ जाएगा। जी सही। तो इफ्तिखार साहब, ये PDM की जब तहरीक चली उससे पहले महंगाई अपने उरूज पर थी, आपको लगता है कि वो शायद प्रेशर इतना बनाने में कामयाब हो गए कि हुकूमत को कुछ महंगाई कम करना पड़ी है, और फिर इस वक्त जो सूरत हाल है अपने मकासद हासिल करती हुई PDM आपको अपने सही रास्ते पर चलती हुई दिखाई दे रही है आज जिस तरह से इस तहरीक ने हाइप पकड़ी है? चलें, इफ्तिखार साहब मौजूद नहीं है, इफ्तिखार साहब के जवाब। तो अब ज़रताज साहिबा देखें, अभी 3.5 स्टील मिल के मुलाजमीन को बेरोजगार किया गया। वजीर आजम असद उमर साहब माजी में वादे करते थे कि स्टील मिल को हम चला कर दिखाएंगे। ये कदम इस मौके पर क्यों उठाया गया? माफियाज जिनका वजीर आजम 2.5 साल से जिक्र करते आ रहे हैं, आज तक उस माफिया के खिलाफ अमली तौर पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई दी कि किसी शख्स को उन्होंने पॉइंट आउट करके कहा कि ये माफिया और इसको मैंने सजा दे दी है और अब इसके बाद चीनी और आटे की कीमत नीचे आ जाएगी। ये अमली इकदाम होते हुए हमें नजर नहीं आ रहे, सिर्फ जबानी कलामी जमा खर्च हो रहा है। नहीं, देखिए स्टील मिल का मामला इस तरह हम लपेट नहीं सकते हैं। स्टील मिल अच्छी भली मुशर्रफ के दौर में फ़ायदे के अंदर चल रही थी, फिर पीपल्स पार्टी आई और इंतहाई उन्होंने भर्तियां की सियासी उसके अंदर, उसको लॉस में लेकर गए और PMLN ने उसको एवेंचुअली बंद कर दिया।
ये मेरे पास मौजूद है। 2015 से इनकी तनख्वाहें मिलना जो है वो उनको बंद हो गई थी। जो 4500 मुलाजमीन थे उनके एंडोमेंट फ़ंड, पेंशन वगैरह और तमाम बया का जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दी है। हम उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑलरेडी बंद हो चुकी थी। ये मेरे और आपके टैक्स पेयर के पैसों से बंद मिलों के 4500 मुलाजमीन को पैसे जा रहे थे और उसमें सियासी भर्तियां हुई थी। हम फिर भी उन लोगों को फैसिलिटेट करें, हम उनको चला रहे हैं। ये तो पिछली हुकूमत में हुआ कि कमाल ये हो गया था कि कोई ऐसा मैजिक वॉन्ड इनके पास मौजूद थी कि इत्तफाक का सरिया चलता था लेकिन पाकिस्तान की स्टील मिल नहीं चलती थी। एयर ब्लू इनकी चलती थी लेकिन PIA जो है वो इनकी बंद हो जाती थी। पाकिस्तान की तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस्ट के अंदर जो है वो बंद होगी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो जीरो के ऊपर चली गई लेकिन इनकी तमाम शुगर मिलें चल रही थी। देखिए कंपैरिजन हमें 1 बाय 1 करना पड़ेगा। जो कोलैप्स इकोनॉमी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिली है, 31,000 अरब का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा के गए हैं। हर चीज गिरवे रखे गए हैं, चाहे मोटरवे है, चाहे PTV की बिल्डिंग है, चाहे जो भी नेशनल एसेट्स हैं। और बदले में क्या करके गए हैं? IMF से कर्जा लेने के बाद जो है वो मेफेयर के फ्लैट खरीदे गए, वन हाइड पार्क खरीदे गए हैं। देखें ये हमें चीज़ों को कंपैरिजन 1 बाय 1 करना पड़ेगा। बल्कि चाहे स्टील मिल हो, चाहे PIA हो, चाहे गैस हो, चाहे वापडा हो, चाहे रेलवे हो, तमाम चीज़ों को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताएं, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया है 4 बिलियन के अंदर पूरा टोटल शौकत खाना पाकिस्तान के और दुनिया के पैसों से बन गया था, जो लोगों ने अपनी डोनेशन दी थी। 4 बिलियन, जिसके अंदर दुनिया का वर्ल्ड क्लास इलाज होता है कैंसर का। और 275 अरब की टोटल जो है वो 14 किलोमीटर की मेट्रो बस लाहौर और 1100 अरब की सालाना सब्सिडी, सालाना ताहयात। चाहे मैं और आप सफर करें या ना करें, मेरी और आपकी जेब से पैसे जाएंगे। ताहयात ही किस किस्म के वो थे? इस तरह की चीजों का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप वन और वन कंपैरिजन की आप बात कर रही हैं, एक आम आदमी खसारे में गई थी, एक आम आदमी ने बंद की थी, हम चला रहे हैं। एक आम आदमी कंपैरिजन ऐसे करता है कि आज उसको आटा 80 रुपए मिल रहा है, नवाज शरीफ की हुकूमत में 35 रुपए मिलता था। चीनी उसको आज कोई 90-100 रुपए के करीब मिल रही है, नवाज शरीफ की हुकूमत में 52 रुपए मिलती थी। कुकिंग ऑयल उसको आज 250 रुपए किलो मिल रहा है, नवाज शरीफ की हुकूमत में 160 रुपए मिला करता था। आम आदमी का कंपैरिजन तो इन चीज़ों पर होता है। ये जो मुश्किल बातें इकोनॉमी की वज़ीर आज़म बताकर चले जाते हैं, इकोनॉमिक टीम बताकर चली जाती है, चंद बातों को आप भी कोट कर रही हैं, ये आम आदमी की नहीं समझ आती। जो आम आदमी की मईशत है उसके बारे में आप बात करें, उसमें कितनी कमी आई है, कितनी सहूलत हुई है? चले आम आदमी की ज़बान में बात कर लेते हैं। पिछले 5 साल से गंदम 1300 रुपए के ऊपर फिक्स थी। हमारी हुकूमत ने आके उसको 1650 रुपए की किया है। तो 1300 रुपए में और 1650 रुपए में कितना फ़र्क है? ये हमने दौरे हुकूमत के दूसरे साल में ही कर दिया है। यानी 1300 के ऊपर गंदम फिक्स थी। एक दाना जो है वो किसान को फ़ायदा नहीं होता था। हमने गंदम से पहले उसकी कीमत 1650 रुपए फिट कर दी। कितने 100 रुपए का फ़र्क है। इसी तरीके से हमारे जो सस्ते बाज़ार है उसके अंदर कितने रुपए जो है वो आटा मिलता है। इनके दौरे हुकूमत में क्या होता था? 29 बिलियन की सब्सिडी में से टोटल 27 बिलियन तो इन लोगों ने दी है। चीनी चाहे एक्सपोर्ट करते थे या नहीं करते थे, इनके मिलों को फ़ायदा होता था। पाकिस्तान के लोगों को चीनी महंगे मिलती थी। अभी तो तकरीबन कितने पैसों की कमी आई है, तो नीचे ट्रिकल डाउन हो रही हैं चीज़ें। शुगर माफिया के ऊपर हाथ तो हमारी हुकूमत ने डाला, एलीट कैप्चर के ऊपर तो हमने हाथ डाला। ये तो खुद शुगर माफिया थे। ठीक है ज़रदार साहब, अवामी रिलीफ के हवाले से जो इकदाम आप बता रही हैं या अपनी हुकूमत ने किए, आपका पॉइंट आ गया। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने वादा किया था कि SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होगा। किस हद तक हुआ, कितना वो वादा पूरा हुआ, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ज़रदार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नवाब यूसुफ तालपुर साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़रताज गुल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी से नवाब यूसुफ तालपुर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तालपुर साहब, ये वादा था कि SOPs पर अमल होगा, 1 लाख मास्क तैयार करवाए गए थे, लेकिन आज जो मनाजिर हमें दिखाई दिए मुल्तान में, ज़्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे। खुद यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादों को जब कैमरों ने कैप्चर किया है, उनको क्लोजली दिखाया है, वो खुद मास्क नहीं पहने हुए थे, विक्ट्री का निशान बना रहे थे, उनके इर्द गिर्द बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। SOPs की तो आपने आज बुरी तरह से धज्जियां उड़ा दी हैं। अब आगे नताइज के लिए तैयार हैं अगर कोरोना का रेट बढ़ता है आगे? तो उस नताइज की तो बात यह कि हम तो सोच रहे थे, हुकूमत ने तो चैलेंज किया था कि हम जलसा नहीं करने देंगे,
हुकूमत ने चैलेंज किया था कोई यहाँ पर पहुंच नहीं पाएगा। हुकूमत ने पूरे के अपना जो कंटेनर्स हैं वो खड़े कर दिए। हुकूमत ने पूरी पंजाब की पुलिस यहाँ इकट्ठी कर ली। फिर हुआ क्या, जब इस किस्म की सूरत हाल होगी, इस किस्म का माहौल होगा, तो उसके बाद जो लोग आए, तो जब आवाम उठती है और चलती है और मार्च करती है, तो फिर पुलिस कोई खड़ी नहीं होती। और यही हुआ कि सब लोग छोड़ के चले गए। तो नेचुरली उसमें तो पूरी मिसमैनेजमेंट हुई। जहाँ जलसा करना था वहां तक भी नहीं पहुंच पाया, तकरीबन अंधेरा हो रहा था। इसलिए पीपल्स पार्टी का योम तासीस था, योम तासीस के हवाले से जो अरेंजमेंट्स हमने किए थे, जिस कंटेनर के ऊपर सारा कुछ हमने बनाया था, उसके ऊपर लोगों ने लिया। लेकिन आपने देखा होगा जो हुकूमत ने कहा था कि हम जलसा नहीं करने देंगे, उन्होंने भी अपना कहा पूरा नहीं किया, आपको जलसा करने दिया। जो आपने कहा था कि एसओपीज को फॉलो करेंगे, आपने भी अपना कहा पूरा नहीं किया, एसओपीज को फॉलो नहीं किया। आप गलत कह रहे हैं। हुकूमत ने ये नहीं कहा। हुकूमत ने जब देखा कि भाई लोग आ गए और इतने लोग आ गए हैं कि अब वो कुछ कर नहीं पाते, सवाए इसके कि वो फायरिंग करें और लोग मारें और कुछ नहीं कर सकते, फिर वो उन लोगों ने अपने हथियार फेंक दिए। आप बराए मेहरबानी बात जो कर रहे हैं उसमें आप देखें तो सही, किस वक्त उन लोगों ने गिव अप दिया। गिव अप तब किया जब लोग आ गए। और उसके बाद अभी तक तो मौलाना का जो प्रोसेशन है वो नहीं पहुंचा था। अभी तक तो जो पीपल्स पार्टी के लोग थे या PMLN के मैडम पहुंची थी या वो आ रही थी, तो उनके लोग आ रहे थे। मौलाना जैसे ही आया तो इन लोगों ने हथियार फेंक दिए। जो उनके साथ क्राउड था वो आपने भी देखा होगा। जब इस किस्म की सूरत हाल हो और इस किस्म से जलसा हो कि जहां पर न रोशनी हो, न मतलब है कि कोई किसी को देख सके, सवाए इसके कि स्टेज के ऊपर थोड़ा बहुत अरेंजमेंट किया हुआ था। उस स्टेज की अरेंजमेंट से वहां से जो गुफ्तगू की, वहां के जितने भी कायदीन थे उन्होंने, वो उन लोगों ने सुनी और कुछ ने सुनी, कुछ ने नहीं सुनी, क्योंकि जहां तक माइक। चलें तालुक साहब, आपकी तरफ वापस आता हूं जरा। आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो कोशिश की एसओपीज को फॉलो करने की। अब जरताज साहब, आपने कुछ देर पहले कहा था कि हमने कारकुनों के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन इन तमाम बड़ों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। अब ये एसओपीज की खिलाफ वर्जी तो सारा दिन हुई है, आपने खुद भी देखा, हमने भी देखा है। अब क्या कार्रवाई होगी, क्या हुकूमत एक्शन लेगी इनके खिलाफ? नहीं, मैंने आपसे बात ये कहा था कि जो आज जलसा हुआ है, जलसा तो खैर हुआ नहीं, वो तो काफ़ी नाकाम जलसा हुआ है। काफ़ी सियासतदान आपस में इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि जो हमारे लोगों को जाने नहीं दिया गया, सबको फ्री एंड फेयर हर जगह जाने दिया जिधर जो कोई जाना चाहे, लेकिन लोग इकट्ठे नहीं कर सके। इन्होंने स्टेडियम में जलसा करना था तो उसके खौफ से कि चूँकि वहाँ लोग इकट्ठे नहीं हो गए। मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कि 2018 का जो रिज़ल्ट आया था, ये आप तालपुर साहब से पूछिएगा कि इन्होंने MNA की कितने सीटें 2018 के अंदर यहाँ पे लिए। 6 के 6 MNA की सीटें हमने लिए, इनकी एक सीट भी नहीं है। इसी तरीके से 12-13 के करीब जो MP है, इनके सिर्फ एक सीट है, बाकी सब के सब हमने लिए। तो हमने तो क्लीन स्वीप किया है। अगर आप आम आवाम से, मुल्तान के लोगों से पूछे तो उनको तो पता ही नहीं कि कहीं पर कोई जलसी या कोई रैली हुई, या अलबत्ता कहीं पर मीडिया में अपने आप को वो दिखाने के लिए काफ़ी वो किया है। तो ठीक है, मीडिया अच्छी बात है। हमें तो पॉलिटिकल पार्टियों के डे के ऊपर कोई इतराज है। आज हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की, कानून की खिलाफ वर्जी तो हुई है, एसओपीज की खिलाफ वर्जी भी हुई है, कानून की रिट भी चैलेंज हुई है। तो अब कानून हलकत में आया, बिल्कुल तो अब कानून क्या कार्रवाई करेगा? नहीं आना चाहिए। अब मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि देखिए बाब साहब, आना इसलिए आना चाहिए कि वहाँ पे ऑलरेडी इन्फेक्शियस डिजीज़ का और कलामिटी एक्ट जो है 1958 का नाफिज हुआ है, उसके मुताबिक करनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको पहले कि इनके किसी एक MPA को शायद पकड़ा था, वो भी कोर्ट से रिलीफ लेकर आ गए, लेकिन उसके ऊपर तो जारी बात है हमारा कोई जोर नहीं है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सियासी कारकुनान को आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त चूँकि इन्फेक्शियस डिजीज़ पाकिस्तान के अंदर फैली हुई है, इस वक्त पूरी दुनिया इस वक्त पेंडेमिक से लड़ रही है, इस टाइम पे सेंस प्रिवेल होने चाहिए। इस तरह के लोगों को इसलिए प्रोवोक नहीं करना चाहिए कि देखें, अगर आप इस तरह की जलसे इकट्ठे होकर करेंगे, सारी बातें जो वर्कर्स होते हैं वो लीडरान के कहने के ऊपर आते हैं। फिर कल को अगर इन्फेक्शियस डिजीजेस ज्यादा फैलेंगे तो उसका नुकसान किसको होगा? और जरताज साहब, अब सिर्फ 2 हफ्ते बाद 13 तारीख को फिर लाहौर में भी जलसा है। लाहौर में भी फिर यही मनाजिर हमें देखने को मिलेंगे जो आज पूरा दिन मुल्तान में उतरा। 2 हफ्ते बाद फिर लाहौर में भी यही सब होगा कि 3-4 दिन तक आप लोग सब बंद रखेंगे, एन मौके पर इजाजत दे देंगे, फिर हजारों की तादाद में लोग जमा होंगे। नहीं देखिए, मैं तो पहले कह चुकी हूँ कि चूंकि NCOC के अंदर तमाम लीडरान बैठते हैं, तमाम चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, तमाम हेल्थ मिनिस्टर्स बैठते हैं,
तमाम इदारे बैठते हैं, वहाँ पे जब एक फ़ैसला होता है कंसेंसस के साथ, वो प्रॉपर स्टेटिस्टिक्स देखते हैं, वहाँ पे अपोजिशन को आवाम की जानों से खेल के सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सियासत के लिए बहुत टाइम पड़ा हुआ है। हम जब जिंदा रहेंगे, आवाम होंगे तो जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे, रैलियाँ भी होंगे, सियासत का मैदान भी होगा, लेकिन इंसानों की कीमत के ऊपर जो है जलसे जुलूस इसलिए नहीं करने चाहिए कि ख़ुद के लिए तो ये SOPs है कि ख़ुद को क्वारंटाइन कर लिया, ख़ुद के लिए जो है कहा कि जो डबल चेक होगा, आपको जो है अपने लिए और स्टैंडर्ड है, आवाम के लिए और स्टैंडर्ड है। देखें, आवाम की जानों से खेल कर ना करें, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दें, फिर उसके बाद जब इंशाल्लाह ये स्पाइक गुजर जाएगी तो उसके बाद ठीक मामलात हो जाएंगे। तो आई होप कि लाहौर में कोई ऐसी नौबत ना आए। मैं तो कह रही हूँ सेंस को प्रिवेल करना चाहिए। जी थैंक यू। जी तालपुर साहब, ये कुछ दिनों के लिए इसको आप अगर थोड़ा सा रोक दें, वरना 2 हफ्ते बाद फिर लाहौर में हमें होती नजर आएगी कि 3-4 दिन तक फिर आपके कारकुनान डंडे खाएंगे पुलिस के, और फिर आखिरी दिन इजाजत दे देगी हुकूमत और हजारों की तादाद में जमा हो जाएंगे, फिर आप लोग कोरोना फैलाने का सबब बनेंगे। नहीं, तो ये तो कहते हैं कि भाई इनके जलसे में तो कोई आता ही नहीं, ये जलसे नहीं तो जलसियां होती हैं, तो फिर क्यों ये इतना कुछ करते हैं कि पूरी पंजाब की पुलिस इकट्ठी कर ली, पूरे जितने कंटेनर्स थे अपना मुल्तान में सारे मंगा के उनको रोड ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद 12 किलोमीटर के रेंज में लोगों ने वो सड़कें ब्लॉक की। हुआ क्या, जब आवाम निकलती है तो उसके बाद ऐसी चीज़ नहीं होती। और जहाँ तक लाहौर की बात है तो लोगों का तो ये कहना है और हमारी फीलिंग भी यही है कि इस कोरोना से बढ़कर 1918 वाला किन हो रहा है, 2018 वाला जो कोरोना है, उसमें से पहले जान छुड़ाएं जो है इमरान खान, उससे जब जान छूटेगी तो इसके मुल्क की जान छूटेगी। तालपुर साहब, आपकी भी जो जहां पर आपकी हुकूमत है वहां पर आपने अपने लिए अलग उसूल अपनाए हुए हैं, जहां आपकी हुकूमत नहीं है, जहां आपको विफाकी हुकूमत को नुकसान पहुंचाना है वहां आपके उसूल अलग हैं। तो जरताज साहब, लेकिन जिम्मेदारी आपकी हुकूमत की ही बनती है। पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, विफाक में भी आपकी हुकूमत है। अगर ये वबा फैलती है, चाहे ऑपोजिशन के समल से ही फैले, लेकिन ऑपोजिशन को रोकना भी हुकूमत की ही जिम्मेदारी है, जिसमें आज हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दी। देखिए अरबाब, सीधी सी बात है, अभी तालपुर साहब की आपने बातें सुन ली, उसे तो साफ पता चल गया अवाम ने जज करना है। आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, मैंने अपना आर्ग्यूमेंट देना है, पीपल्स पार्टी ने या PDM ने अपना आर्ग्यूमेंट देना है, और अवाम ने इसको जज करना है आपके चैनल के थ्रू, और वो जज कर रहे होंगे कि साफ पता चल रहा है PDM से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि ड्यूअल स्टैंडर्ड्स हैं। सिंध के अंदर वो कह रहे हैं कि शादी हॉल भी बंद होने चाहिए, दुकानें भी बंद होने चाहिए, शॉपिंग मॉल्स भी बंद होने चाहिए, मस्जिदें भी बंद होने चाहिए, वहाँ पे कर्फ्यू होना चाहिए। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में मुल्तान में आके कोरोना वायरस को फैलाने का जो है वो ये सबब भी बन रहे हैं। वहाँ कह रहे कि जी हमारी बड़ी जीत है कि हमने लोगों को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि हर रोज तो जल से नहीं होते। ये बड़ा अफसोस का मकाम है, आवाम इसको जज कर रही है। इसका मतलब है कि पेशावर जलसे का देखने नहीं अरबाब, इसका मतलब है कि पेशावर जलसे का और गिलगित बल्तिस्तान की नाकामी का ये बदला लेना चाहते हैं। देखिए अवाम इनको ऑलरेडी रिजेक्ट कर दी, अवाम का पैमाना होता है वोट। पेशावर जलसे के बाद भी आप लोगों ने कहा था कार्रवाई होगी। शौकत यूसुफजई साहब ने, कामरान बंगश साहब ने कहा था कि अगर पेशावर में कोरोना फैला तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। कोई एक मुकदमा भी उसके बाद सामने नहीं आया। इसका मतलब पेशावर में इनके जलसे से कोरोना नहीं फैला। नहीं, ऐसी बात नहीं होती। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि चूंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को देखिए, कमिश्नर कराची को तो ये भी इजाज़त है कि वो लोगों को ऊपर मास्क न पहनने के ऊपर भी जुर्माने लगा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं ना कि आज मुल्तान के अंदर कितने लोगों ने मास्क पहना हुआ था, कितने लोग जो हैं वो SOPs को फॉलो कर रहे थे। इसका मतलब है कि आम आवाम की जान को ख़तरे में डाल रहे हैं और अपने आप को आप बचाना चाहते हैं क्योंकि आपको NRO चाहिए, या फिर आप सिंध की हुकूमत की जो नालायकियाँ हैं, फॉर एग्जाम्पल कि उनकी 12.6 मिलियन टन जो है गंदम वो चूहे खा गई है, उनकी 20 अरब की करप्शन जो है वो गंदम के अंदर पकड़ी गई है, लाड़काना एड्स हो गया, कराची गन ज़दा हो गया, वहां से ये जो है डाइग्रेस करना चाहते हैं बात को। राके मुल्तान में तो मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया कि इनका एक MP है और एक MN, मुझे बता दे, नाम बता दें। जाहिर है कि ये इस वक्त मुनासिब वक्त नहीं है कि इस हुकूमत और अपोजिशन की आपस की इस लड़ाई को कंटिन्यू किया जाए। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक प्रोग्राम में भी ले रहे हैं और अपोजिशन की इस तहरीक को भी इस वक्त मौजूद नज़र एक ब्रेक की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं। जरताज गुल साहिबा, यूसुफ तालपुर साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब इस वक्त क्या आदाद शुमार है मुल्क में कोरोना के, और इन जलसों के बाद क्या ये वाकई फैल सकता है, इस बारे में कुछ बात करने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और वही हुआ जिसका डर था और मुल्क में तेजी से फैलती कोरोना की दूसरी लहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते तक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.2% रिकॉर्ड की गई थी, जो अब बढ़कर 8.5% हो गई है। और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए हैं। कोरोना वैक्सीन की जल्द से जल्द दस्तियाबी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की इस वक्त कोशिश है और वैक्सीन की खरीदारी के लिए सिफारिशात को भी हतमी शक्ल दे दी गई हैं, जिन्हें कल मंजूरी के लिए काबीना के इजलास में भी पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत के बाद हुकूमत इस दवा की एडवांस बुकिंग के लिए 2 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज से राब्ता भी कर चुकी है। एक जानिब हुकूमत की ये कोशिशें और दूसरी जानिब मुल्क में इस वक्त जो सियासी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, बड़ी तादाद में उससे कोरोना फैल सकता है। इस बारे में बात करते हैं। तजम्मुल हुसैन साहब लव फॉर डेटा LFD से हमारे साथ मौजूद हैं, डेटा एनालाइजर हैं, NCOC को भी ये डेटा प्रोवाइड करते हैं कोरोना वायरस से मुतालिक। और कुछ ही देर में कोशिश करेंगे कि डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी इस बारे में कुछ बात करें। तो तजम्मुल साहब, अब ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में सियासी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उससे पहले 2-3 रोज़ में उसकी एक हाइप बनाई जाती है, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, छोटे छोटे जलसे होते हैं, उसके बाद एक ग्रैंड जलसा होता है, उसमें हज़ारों लोग आते हैं। तो इसके बाद फिर किस हद तक इजाफा हो जाता है कोरोना बढ़ने का, कितना खदशा और कितना इम्कान पैदा हो जाता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने शो पे इनवाइट किया। देखें, ये पूरी दुनिया में स्टडी किया जाता है एज सुपर स्प्रेडिंग इफेक्ट। सुपर स्प्रेडिंग इफेक्ट ये होता है कि जब एक जगह पर ज्यादा लोग आ जाएं तो बीमारी किस स्पीड से बढ़ती है। कोरोना वायरस के लिए कहा यह जाता है कि औसतन एक शख्स 2 से 3 लोगों को बीमारी मुंतकिल करता है। लेकिन जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो इस पे MIT में नवंबर के महीने में एक रिसर्च पब्लिश हुई है, जिसके अंदर एक ऑथर है फीलिक्स वोंग। वो ये बताते हैं कि जब उन्होंने पूरी दुनिया में 60-70 से ज्यादा इस तरह के इवेंट स्टडी किए तो उन्हें पता चला कि एक शख्स 10 से लेके 100 लोगों तक बीमारी ट्रांसफर कर सकता है जब जलसे होते हैं, जब कहीं पे भी लोग जमा होते हैं, चाहे वो कोई स्पोर्टिंग इवेंट हो, चाहे कोई रिलीजियस इवेंट हो, या वो कोई क्राउड गैदरिंग के लिए कोई पॉलिटिकल इवेंट हो। तो ये इसका नंबर बहुत तनासुब तेजी से बढ़ जाता है। और ये ना सिर्फ स्पेसिफिकली पाकिस्तान का, अगर आप US को भी स्टडी कर लें, जहाँ का बहुत जिक्र होता है कि वहां पे ब्लैक लाइव मैटर्स और बाकी सारे जलसे वगैरह हुए, तो एज वी स्पीक आप US में देखें 2.5 लाख से ज्यादा US में डेथ्स हो चुकी हुई हैं। और उनके जो केसेस भी हैं इस वक्त, मैं अभी देख रहा था आपकी मीटिंग ये इंटरव्यू से पहले, वहां पे इस वक्त केसेस जो है वो 13 मिलियन क्रॉस कर चुके, 1 करोड़ से ज्यादा लोग US में इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो ये जो है इसका इफेक्ट जो है ये पूरी दुनिया में हमें नजर आता है कि जब भी क्राउड गैदरिंग होती है इसी तरह बीमारी बहुत स्पीड से बढ़ती है। तो तजम्मुल साहब, ये NCOC से आप लोगों ने ये डेटा शेयर किया कि ये एक शख्स से 10 और फिर 10 से 100 तक ये चीज़ बढ़ जाती है, चूंकि जिस तरह हुकूमत इस वक्त अलाउ कर रही है ये तमाम जलसे जुलूस सियासी एक्टिविटीज़ को, गो के ऑफिशियली तो बैन है लेकिन उसके बावजूद भी ये हो रहे हैं, ये तो फिर बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। पहली लहर ने कोरोना की पाकिस्तान को उस हद तक नुकसान नहीं पहुँचाया जिस तरह से हमने वेस्ट में या दूसरे ममालिक में देखा, तो फिर क्या पाकिस्तान भी उस तरह के नुकसान के करीब जा सकता है अगर ये एक्टिविटीज़ मुस्तकबिल में भी चलती रहीं? अगर हमने, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अगर हमने एहतियात ना की तो हमारे पे जो इस वक्त हमारे अंडर कंट्रोल है थोड़ी बहुत डिजीज, ये हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर जा सकती है। NCOC को ये बात पता भी है, NCOC हमारी रिकमेंडेशंस काफी अरसे से इस पे ले भी चुका हुआ है और NCOC अपने तय इस रिकमेंडेशंस को आगे रेलेवेंट मिनिस्ट्री से शेयर भी कर चुका है। अच्छा, और क्या NCOC को आपने अपनी रिकमेंडेशंस क्या दी हैं? किस किस तरह के इवेंट्स नहीं होने चाहिए, कौन कौन से इवेंट्स किस किस तरह से किन SOPs के साथ हो सकते हैं, इस तरह की कोई रिकमेंडेशंस आपकी जानिब से, आपके इदारे की जानिब से गई हैं NCOC को? जी, हमने शुरू में स्कूल्स पे बात की थी। स्कूल्स के बाद हमने कहा है गैदरिंग किसी भी सॉर्ट की हो, चाहे वो सोशल हो, उसके ऊपर भी हमें चेक रखना है, जिस तरह वेडिंग्स वगैरह होती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का जलसा हो, नहीं होना चाहिए, चाहे वो रिलीजियस गैदरिंग हो, चाहे वो किसी भी किस्म की रिलीजियस गैदरिंग हो, उसको इस वक्त हमें मोहतात तरीके से ऑब्जर्व करना चाहिए। SOPs वही है जो गवर्नमेंट डे 1 से कह रही है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। आपके सामने ही है कि जलसों में कितने को लोग मास्क पहन रहे हैं और कितनी को सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। ठीक है, तो डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप पहले तो बताइएगा, आपको भी इस वक्त ज़ाहिर है आप आइसोलेशन में कोरोना पॉजिटिव आप हो गए, तो पहले तो अपनी तबीयत बताइए और फिर अब आज भी आपने देखा होगा तमाम दिन स्क्रीन पर किस तरह के मनाजिर मुल्तान से हम देखते रहे,
कितनी बड़ी सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग एक जगह जमा रहे, ना ऑपोजिशन इस चीज़ को सीरियस ले रही है, ना हुकूमत इस चीज़ को सीरियस ले रही है, तो फिर अब आगे हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या एनालिसिस देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत बेहतर है। अभी 2-3 दिन हुए हैं ये मुझे पता लगा है, तो डायग्नोस हुआ है। देखिए, ये तमाम आपके तवस्सुस से आपके व्यूवर्स को मैं पहले से भी डे 1 से बता रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि ये बीमारी एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैल सकता है। चाहे आप अगर एक अकेले भी किसी के साथ बैठे हुए हैं, आप अकेले हैं और आपके साथ कोई बैठा हुआ है और वो इन्फेक्टेड है, तो वो भी आपको लगा सकता है। और 4-5 लोग हैं तो उसमें ज्यादा चांसेस है कि उनमें से कोई ना कोई हो, और अगर 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, फिर और ज्यादा चांस बन जाते हैं कि आप उसमें इन्फेक्टेड हो सकते हैं। लिहाजा मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये जिस तरह से अपोजिशन वाले, इवन के हुकूमत वाले और दूसरे जो चीजें हो रही हैं, वो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हुकूमत, चूंकि मैं समझता हूँ कि हुकूमत की सारी जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत ये इनॉग्रेल सेरेमनी में या 300-400 लोगों की कोई भी सेरेमनी ना करे, कोई भी गैदरिंग ना करे, अनाउंस कर दे कि जी पाकिस्तान में, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएं फेडरल गवर्नमेंट, और वही सारे मुल्क के सारे कोने कोने में लागू करें, इम्प्लीमेंट करें। और वो एक काम ये हो सकता है कि इस सूरत हाल में आप पूरे पाकिस्तान में 144 लगा दें, ताकि कोई जलसा जुलूस किसी किस्म की ना ये खुद करें। अगर ये खुद करते रहेगी हुकूमत, तो फिर तो दूसरों को मौका मिलेगा कि साहब ये जो है हमें मना कर रहे हैं और खुद कर रहे हैं। लिहाजा ये वक्त ऐसा है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अवाम की सेहत का ख्याल करें, कोरोना से इनको बचाएं और साथ ही मईशत को भी बचाएं। ऐसी इंटेलिजेंसी से हुकूमत को काम करना पड़ेगा। ये सिर्फ अपोजिशन को रोकने का मसला नहीं है, हुकूमत का अपना भी इस वक्त ये मसला है। कहीं कोई सियासी गैदरिंग होती है, कोई इनॉग्रेशन होता है, वो जलसे में तब्दील हो जाता है। ये एक्टिविटीज़ तो मुस्तकिल चलती ही जा रही हैं। आप लोग भी कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं हुकूमत से, हुकूमत आपकी नहीं सुन रही, या हम भी रिक्वेस्ट बार बार करते हैं, हमारी भी नहीं सुन रही। तो अब इसका नुकसान आखिर में सब आवाम उठाएगी और फिर हेल्थ सेक्टर उठाता है, जिस पर लोड बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। हॉस्पिटल्स की सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि इस सर्दी के सख्त मौसम में, जब कोरोना वैसे ही अपनी स्पाइक पर है, तो इसको कंट्रोल किया जा सके, कितना लोड आप लोगों पर पड़ सकता है? हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन है इस वक्त? देखिए, ये बिल्कुल सही बात आपने की है कि लोगों को समझना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा मैं कहता हूं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि अगर हुकूमत छोटे से इनॉग्रेल सेरेमनी को जलसे में तब्दील करती रहेगी, जैसे मैंने कहा कि 2-4 लोग ही काफी होते हैं बीमारी फैलाने के लिए, तो आप यकीन करें, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि फिर कोई नहीं बचेगा। आज मैं बीमार हुआ हूं, कुछ महीने पहले और मेरे साथी भी बीमार हुए, इंतकाल कर गए। अब तक 121 डॉक्टर इंतकाल कर चुके हैं, 26 के करीब पैरामेडिकल स्टाफ इंतकाल कर चुके हैं। अभी तकरीबन 3 से 3,500 डॉक्टर्स जो है वो आइसोलेशन में चले गए हैं। बेड्स की कमी होनी शुरू हो गई है। आइसोलेशन में कुछ पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में कुछ जगह खाली है, लेकिन मेजॉरिटी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो मना कर रहे हैं मरीजों को। तो आप देखिए कि जो हमें आगे जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते जो मुझे नजर आ रहा है, वो बहुत ही परेशान कुन नजर आ रहा है। मैं तो बहुत परेशान हूँ कि ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी को लगेगा, क्योंकि हर आदमी जब इन्फेक्टेड हो जाएगा तो ये बहुत प्रॉब्लम होगी। और आप देखिए कि बड़े नामवर लोग भी जो है ना इससे नहीं बचेंगे। अगर कोई ये समझ रहा है, कोई सियासतदान, कोई इस वक्त भी बड़े बड़े सियासतदान कोरोना पॉजिटिव हैं। खुद बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त आइसोलेशन में, और दूसरे कई लोग आइसोलेशन में हैं। तो तजम्मुल डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते बहुत खतरनाक, परेशान कुन भी हो सकते हैं। और जब ये इस तरह की सियासी एक्टिविटीज़ जैसा आज मुल्तान में चली, 2 हफ्ते बाद फिर लाहौर में होनी है, तो ये स्टैट्स कहाँ जा सकते हैं? क्या लग रहा है आपको, कितना ये बढ़ सकता है अगले 2 हफ्ते में? फिर मौसम भी अब खासा सर्द हो चुका है, और ज़ाहिर कुछ रिसर्चेज ये भी बताती हैं कि सर्द मौसम में भी ये तेज़ी से फैलता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमें ये पता चलता है कि विंटर्स के अंदर और स्मॉग जिन शहरों में वहाँ पे और तेजी से फैलता है। देखें, आप कोई भी वायलेशन नोट कर लें SOP की, उस डेट को मार्क कर लें, 10 से 14 दिन बाद वो केसेस में ट्रांसलेट हो जाता है, 21 दिन बाद वो डेथ्स में ट्रांसलेट हो जाता है। तो हमारे पास हिस्टोरिकली भी जो जलसे हुए किसी भी पार्टी के,
उससे आपके पास केस लोड आना शुरू हो चुका है। और जैसे डॉक्टर साहब ये भी कह रहे थे, हमारी मॉडलिंग के हिसाब से भी अगले 2 से 4 हफ्ते अभी हम पीक की तरफ जाएंगे। हमारा मॉडल अभी हमें ये नहीं बताता कि हम पीक पर पहुंच चुके हैं, तो अभी पीक की तरफ हम जा रहे हैं। तो केसेस का लोड हमारे मॉडलिंग टेक्निक के हिसाब से अभी ऊपर और जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह आपको जल्द और मुकम्मल सेहतियाब करे। तजम्मुल हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे LFD से। तजम्मुल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अपोजिशन को इस वक्त बड़ा संजीदगी से सोचना होगा कि अगर इस वबा को मुल्क में फैलने से रोकना है तो फिर तमाम एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगानी होगी, खा वो अपोजिशन की कोई एक्टिविटी हो या ख़ुद हुकूमत कोई इस तरह की कोई तकरीब या कोई इफ्तिताह करने जा रही हो, तो उसको बहुत ही सिंपल और महदूद रखा जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।